तो अभी जैसे कुछ दिन पहले आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, तो उसमें एक स्कोर कार्ड था एक मैच में कि कौन से प्लेयर ने कितने रन मारे। एक बात बताओ, वो जो स्कोर आता है उससे क्या क्या पता चलता है कि उस बंदे ने एक मैच खेला होगा, उसकी बैटिंग आई होगी और उसने उतने रन बनाए होंगे। ये सब इम्प्लाइड होता है, राइट? ये हम खुद ही स्कोर को देख के पहचान लेते हैं। सिमिलरली जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक वैल्यू आ रही होती है, वो वैल्यू अपने साथ बहुत कुछ इम्प्लाई करती है। अब जैसे किसी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है उससे हमें ये समझ आता है, उससे हमें ये हिंट मिलता है कि हाँ वो स्टॉक एग्जिस्ट करता होगा, वो जो वैल्यू आ रही है वो कंप्लीट होगी। एंड उस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो एज पर AS2 जो है, जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में बात करता है, उस हिसाब से हुई होगी। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है उसने अपने साथ बहुत कुछ बता दिया, बहुत सारे असर्शंस बताए। एंड अगर आपको डाउट है कि सर असर्शंस क्या होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मेक श्योर यू चेक आउट दैट वीडियो। अब एज एन ऑडिटर मुझे ये देखना होता है कि क्या भाई ये सब सही है भी, ये जितनी भी असर्शंस हैं, जितना भी ये हिंट दे रहा है, क्या ये सारी चीज़ें सही हैं, क्या उसकी वैल्यूएशन सही है, क्या वो वाकई एग्जिस्ट करता था। ये सारी चीज़ें मुझे चेक करनी होती हैं एज एन ऑडिटर। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एज एन ऑडिटर आपको क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं सो दैट ये जो असर्शंस हैं रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, ये आप चेक कर सको कि ये सही है या नहीं है। फर्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 से 3 चीज़ें आती हैं। तो जैसे मैनेजमेंट है, वो क्या करता है कि वो टाइम टू टाइम गुड्स का इंस्पेक्शन करता है कि उनकी क्वालिटी सही है या नहीं है, कोई डिटेरियोरेशन तो नहीं हो रहा है। तो वो जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है मैनेजमेंट की, तो एज एन ऑडिटर मैं वो एक बार चेक करता हूँ, उससे मुझे ये पता लग जाता है कि गुड्स की क्वालिटी कैसी है। एंड जब गुड्स गोडाउन में आते हैं या वेयरहाउस में आते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो गुड्स रिसीव नोट इशू करता है, जहाँ पे वो ये बताता है कि भाई कितने क्वांटिटी के गुड्स आए, कौन सी डेट पे आए। तो उसको भी मैं एग्जामिन कर लेता हूँ, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि भाई हाँ गुड्स वाकई रिसीव हुए भी थे या नहीं हुए थे। सेकेंड इज स्टॉक टेकिंग। तो भाई वो मैनेजमेंट का काम होता है कि वो टाइम टू टाइम जो आपका फिजिकल स्टॉक है उसको जाके चेक करे, उसको काउंट करे, उसकी क्वालिटी देखे फिजिकली जाके कि भाई वो सही है कि नहीं है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। बट हाँ, एज एन ऑडिटर आपका काम ये होता है कि आप मैनेजमेंट के साथ जाओ और जाके देखो कि भाई मैनेजमेंट ठीक से चेक कर रही है या नहीं कर रही है, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड लगे हाथ ऑडिटर को टेस्ट चेक्स भी करने होते हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा कि वो रैंडमली कोई भी डब्बा उठा लेगा एंड उसमें वो आइटम्स को चेक करेगा कि भाई वाकई उनकी क्वालिटी सही है भी कि नहीं है, एंड जो क्वांटिटी शो हो रही है क्या वाकई उतनी क्वांटिटी है भी उसके अंदर। तो ये काम होता है ऑडिटर का जब वो टेस्ट चेक कर रहा होता है। थर्ड इज कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। पता है ऐसा बहुत बार हो जाता है जहां पे स्टॉक है तो कंपनी का ही है, तो उसकी ओनरशिप में ही, बट अभी थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कर रहे हो, जहां पे आप कस्टमर को सामान देते हो, वो कुछ टाइम उसे यूज करता है एंड उसके बाद वो बताता है कि भाई उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ऐसे केसेस में जब तक उसका अप्रूवल नहीं आता है तब तक हो सकता है कि सामान तो उसी के पास है, वो उसको यूज कर रहा है या फिर उसके पास रखा हुआ है, बट ओनरशिप ऑन पेपर अभी भी कंपनी की ही है। तो वो भी कंपनी के स्टॉक में ही काउंट होगा, राइट? बस वो फिजिकली कंपनी के गोडाउन में नहीं रखा हुआ है, वो फिजिकली थर्ड पार्टी के पास। तो ऐसे में एज एन ऑडिटर मैं क्या करता हूँ कि मैं वो थर्ड पार्टी जो है उससे कंफर्मेशन मांगता हूँ कि भैया अब ये बता कि यार वाकई तेरे पास इतना इतना सामान पड़ा भी है जितना ये कंपनी क्लेम कर रही है। तो उस कंफर्मेशन से मुझे यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई वाकई जो ये स्टॉक दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है उतना वाकई उसके पास है भी या नहीं है। फोर्थ इज वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन का पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है। तो सीधी सी बात है कि भाई जो वैल्यू वो दिखा रहा है, लेट अस से बैलेंस शीट में वो स्टॉक दिखा रहा है 15 लाख का, तो 15 लाख का स्टॉक जो है क्या उसकी वैल्यूएशन सही से हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वैल्यू एक्चुअली 13 लाख है एंड शो हो रही है 15 लाख। तो उसके लिए एज एन ऑडिटर मैं ये चेक करता हूँ कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन फॉर स्टॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिफ्थ इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे अप्लाई करने हैं, उससे पहले अगर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या होते हैं,
तो उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप उसको एक बार देख लो सो दैट आपके दिमाग में एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो क्लियर हो जाए। सो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ये प्रोसीजर्स लगाने के लिए सबसे पहले एज एन ऑडिटर मैं क्या करता हूँ कि मैं रिकंसिलेशन ऑफ स्टॉक करता हूँ। इस रिकंसिलेशन का पर्पस होता है जो क्वांटिटी आप शो कर रहे हो अपने स्टॉक में वो सही है कि नहीं है, मैं उसकी बात करता हूँ। अब मैं इसमें वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यूएशन का काम तो मैंने 4th पॉइंट में कर लिया था। अब यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। देन एज पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स मैं कंपैरिजन भी करता हूँ। पिछले साल कंपनी के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था, सो प्रीवियस ईयर फिगर के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मैं कंपनी के बजटेड फिगर्स के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ कि कंपनी के बजट के हिसाब से कितना होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक एंड एक्चुअल में कितना है। तो उसके कंपैरिजन से भी मैं बहुत सारे कंक्लूजन्स डिराइव कर सकता हूँ। तो ये 5 प्रोसीजर्स अप्लाई करके एक ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो असर्शंस आ रही थी अबाउट एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, डिस्क्लोजर्स, ये सही है या नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू चेक आउट अदर वीडियोज ऑन माई चैनल टू। थैंक यू।